नमस्कार इंडिया न्यूज़। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो चली है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुख्यमंत्री योगी मिलने के लिए पहुंचे हैं और बैठक के बीच ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। और केशव मौर्य के संघ के कृष्ण गोपाल इस वक्त मौजूद रहे और ओपी केशव मौर्य से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं। तो इस बीच ये बड़ी और अहम खबर, मुलाकात के कई मायने, यूपी की राजनीति में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं। बैठक चल रही थी, बैठक के ही बीच और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए सीएम योगी पहुंचे। विजय मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, क्या अभी तक इस पर जानकारी है, मुलाकातों के मायने क्या? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भरत मिलाप यहाँ पर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सिर्फ अब 2022 के चुनाव के सिर्फ 6 माह ही बचे हैं और ऐसे में ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक जो नाराजगी है वो एक बड़ी नाराजगी को दूर करने का पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी संघ की तरफ से निभाई जा रही है और संघ का सरकारवाहक कृष्ण गोपाल जी जो हैं वो इस समय मौजूद हैं। भोजन का कार्यक्रम रखा गया है और खुद मुख्यमंत्री वहां हुए इस भोजन कार्यक्रम में। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राज से एक बड़ी खबर है, जो एक नाराजगी, एक दूरियां तो थी मंत्रिमंडल की शुरुआत से ही, यानी जैसे ही ठीक उसी दिन से ही एक जो नाराजगियां थी, अब उस नाराजगी को कहा जा रहा है कि ये दूर करने का जो पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश हो रही है। नाराजगी दूर करने के लिए बैठकों का सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है क्या विजय मिश्रा? जो दूसरे कुछ नेता जिनकी नाराजगी मानी जा रही थी, उनसे भी मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री की? देखिए, अभी जो तेज हलचल है वो इस बात को लेकर के है कि इस तरह से बातचीत शुरू हो, अच्छे माहौल में बातचीत शुरू हो सके। तो नेता जो हैं वो अच्छे तरीके से इस पूरी बातचीत को करें। अब उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें दोनों आए और ये संदेश आपने देखा होगा, केशव मौर्य जी ने बिल्कुल साफ कहते हुए नजर आए थे कि 2020 यहाँ पर अगला चेहरा कौन होगा ये केंद्र तय करेगा। हालांकि उस बयान, और जाहिर सी बात है कि उनके इस बयान से कहीं जो यहाँ पर चुनाव लड़ते समय मजबूत जाती, और उनका ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और जाहिर सी बात है कि इस बयान ने ये जिम्मेदारी ली कि जो केशव जी की नाराजगी है उसको दूर किया जा सके, और वही यहाँ पर दिखाई दे रही है। और केशव जी से भी तो उसके बाद अब यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाया गया है केशव जी के आवास पर। विजय, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यक्रम था या फिर अचानक से पहुंचे? जी बिल्कुल, इस तरह का कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। इस पूरे कार्य हुआ, कल एक बड़ी बैठक हुई थी संघ की, जिसमें राष्ट्रीय कमेटी के जो मेंबर्स थे वो सभी, उसमें जब बीच में उप मुख्यमंत्री का जब बयान आया था और उसके बाद फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान इस विषय पर आया, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल साफ कहते हुए कहा कि जो 2022 के का जो चेहरा होगा वो केंद्र तय करेगा। तो उसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस तरह के बयान जो है वो नाराज चल रहे नेताओं के बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से ये माना गया कि कहीं न कहीं जो दोनों ही दूरी खत्म नहीं की गई तो विधानसभा की जो राह वो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। और एक बड़ी कोशिश यहाँ पर यही संघ ने करने की कोशिश की कि जो नाराजगी हो उसको कैसे भी दूर किया जा सके, और इस भोजन के कार्यक्रम के जरिए पर इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। ने दून कनेक्ट योजना का शुभारंभ किया गया। दून कनेक्ट योजना में इलेक्ट्रिक बसों, रायपुर से सेलाकुई के लिए ये 5 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। पहले चरण में आईएसबीटी से रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक समय सीमा बांधी थी, लेकिन बीच में कोविड हो गया। कोविड के कारण थोड़ा काम है, लेकिन अब जैसे ही थोड़ा कोविड से निजात पाए हैं और राहत पाए हैं तो अब तेज़ी से बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी। सर एक इलेक्ट्रॉनिक जो बसों का रायपुर से लेकर सेलाकुई तक जाना और पूरे शहर से गुजरते हुए आम जन को उसको सुविधा मिलेगी। और मैं कह सकता हूँ कि जो लेबर तबका है, कर्मचारी है, क्योंकि सेलाकुई सहसपुर एक जिस तरह फैक्ट्री एरिया है और रायपुर से होकर के और कम दाम में और कम समय में ये बहुत बड़ी अपने आप में
ऐतिहासिक हैं और ऐसी सौगात आज मिली है और देहरादून वासियों को और सभी जनमानस को इसका लाभ। दून कनेक्ट योजना में इलेक्ट्रिक बसों को इसमें शुरुआत की गई है और जाहिर तौर पर ये आने वाले समय के लिए बेहतर एक तरीके से उपयोग भी है और ये एक पर्यावरण को बचाने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए पहले अलग अलग राज्यों के द्वारा की गई, लेकिन देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तहत जो योजना है उसका शुभारंभ किया गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना के जरिए बेहतर तरीके से आवागमन को सुगम बनाने के लिए ये आम जनता को सौगात दी गई है और इसकी शुरुआत जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से हुई है उसको अपने आप में अलग और बेहतर माना और इसमें रायपुर से सेलाकुई के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का जो काम है वो प्रदेश की सरकार ने इस पर संभाला है और सीएम तीरथ ने दून का जो प्रोजेक्ट है दून कनेक्ट योजना, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को अब शुरू किया है। पहले चरण में इसमें ISP इन बसों को चलाने की शुरुआत की गई है ताकि इस बसों के संचालन से आम लोगों को न सिर्फ फायदा मिल सके बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके और इसके लिए सबसे बड़ी जो मुहिम है वो अलग अलग राज्यों के द्वारा की गई है। ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। किशोर रावत जी, इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि ये दून कनेक्ट योजना, इसमें इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत ये किस तरीके से अलग और मुख्यमंत्री ने खुद इसमें हालांकि जानकारी दी है, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट इसको माना जाए और कितना इसका असर आम लोगों को भी मिलेगा? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक बस का प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शुरू किया गया है। इससे पहले देहरादून में 4 स्मार्ट सिटी बस का 5 स्मार्ट सिटी बस की शुरुआत की थी और अब फिर से ये अलग अलग रूट पे शुरुआत की जा रही है। इससे 2 चीजें फायदा ये है कि एक तो जो स्वच्छ वातावरण की बात की जा रही है उसमें स्वच्छ ईंधन के रूप में मिलेगा। दूसरा, जिस तरीके से भारत अब आने वाले समय में एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहा है पूरा देश कि जो पेट्रोल और डीजल के लगातार जिनसे प्रदूषण फैल रहा है और तेल भी महंगा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो सामने लाकर इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा और कम खर्चे में लोगों को ज्यादा सुविधा मिल पाएगी। इसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसको आज एक सेकंड फेज हो गया। इसके बाद तीसरा फेज लगभग देहरादून में 22 बसें ये चलनी है स्मार्ट सिटी के तहत। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम था कि देश में स्मार्ट सिटी बने, स्मार्ट सिटी बनेगी तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो वातावरण को शुद्ध रखे, कोई पोल्यूशन ना हो, तो उसके तहत ये स्मार्ट सिटी जो इलेक्ट्रॉनिक बस है इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अलावा अब कई रूटों पे ये बसें चलाई जाएंगी। ये एक योजना बड़े स्तर पर चलाने की कोशिश की जा रही है और राज्य स्तर पर इसके लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती यहाँ राज्य सरकार के सामने ये भी है कि अलग अलग जगहों पर जो चार्जिंग स्टेशन है वो बनाना, और इतने अगर लंबे रूट पर बसें चलाई जाएंगी तो उसके लिए अलग अलग जगहों पर उपलब्धता होना, वहाँ चार्जिंग स्टेशन बनाए जाना, ये अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है और जिस तरीके से आपने ये सवाल किया है ये वाजिब सवाल है कि किस तरीके से, जिस तरीके से पेट्रोल पंप है, डीजल पंप है और CNG पंप है, LPG पंप भी है, उसी तरीके से सबसे पहले अगर गाड़ियां चलानी है तो सबसे पहले आपको चार्जिंग पंप बनाने होंगे। और पंप अगर जिस तरीके से आज की डेट में पेट्रोल पंप और तमाम चीजें हैं तभी ये सक्सेस होगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां निकाली है। हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। चमोली में चट्टान से भारी मात्रा में मलबा गिरा और पत्थर और मलबा गिरने से यातायात बाधित हुआ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग इसकी वजह से बंद हुआ है। लोगों को आवाजाही में इस दौरान परेशानी हुई। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। दरअसल मलबा अचानक से सड़क पर आ गिरा, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और इसकी वजह से आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हुई है और गाड़ियों की लंबी कतारें सड़क पर लग गई। देवेंद्र रावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, क्या इस पर अभी जानकारी है? मलबा हटाया जा चुका है, क्या अभी काम किया जा रहा है? जी देखिए, बद्रीनाथ हाईवे पे जिस प्रकार कर्फ्याग के पास मलबा गिरा है और पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने का क्रम जारी है, ऐसे में अभी जो है हाईवे खोलने का काम अभी बहुत तेजी से शुरू नहीं हुआ है। अभी इस पर समय लग सकता है। दरअसल नीचे मशीनें काम करने के दौरान पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे
दुर्घटना का अंदेशा बना है। हालांकि मौसम अभी साफ है और उम्मीद है कि अगर पत्थर गिरने बंद हो तो फिर हाईवे पे मलबा हटाकर सुचारू किया जा सकता है, जिसमें समय लग सकता है। जी ठीक है देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन पत्थर और मलबा अचानक से गिरा जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं चमोली में पहाड़ों पर हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ चुका है। बद्रीनाथ हाईवे पर कंचनगंगा का जलस्तर बढ़ा है और जेसीबी मशीन से राहगीरों की आवाजाही इस दौरान की जा रही है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं और राहगीरों की आवाजाही का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जरा देवेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर के क्या अभी तक जानकारी मिल रही है और रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है? जी देखिए, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर पहले कंचनगंगा है, इसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि वहां पर आवाजाही वाहन एक तो नाले में फंस रहे हैं। लिहाजा जो प्रशासन है और बीआरओ है, उन्होंने जेसीबी मशीन वहां पे रखी है, जिस मशीन के फोकट में बैठकर जो है राहगीर इधर आर पार कर रहे हैं। और यही मजबूरी भी है, क्योंकि बारिश के दौरान इस नाले पर उफान पर आना एक आम बात है। दिक्कतें दिन भर की है, लिहाजा जेसीबी मशीन वहीं पे रखी गई है और समय समय पर लगातार जेसीबी मशीन के आगे जो बकेट रहता है जिसपे मिट्टी खोदने का काम करता है, उसी में बैठाकर जो है राहगीरों को आर पार कराया जा रहा है। ये पूरी तरह देसी तकनीकी है और जो मजबूरी है स्थान की, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर और कोई विकल्प है भी नहीं और इसी से लोगों की आवाजाही कराई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पर जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट है और 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 36 घंटों से मूसलाधार बारिश हुई है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। मॉनसून सीजन को देखते हुए वन विभाग ने वन गश्ती दलों को अलर्ट कर दिया है। मिशन का नाम ऑपरेशन मॉनसून दिया गया, जो 15 जो चुका है। रामनगर वन प्रभाग की फतेहपुर रेंज में फॉरेस्ट और पुलिस विभाग जंगल में संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि बारिश का मौसम तस्करों के लिए अनुकूल होने की वजह से कई कुख्यात गिरोह फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं और पिछले सालों में कई गिरोह ने इसका फायदा भी उठाया है। वन विभाग ने ऐसी हालातों से निपटने के लिए ऑपरेशन मॉनसून शुरू किया। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गंगोत्री अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि हमारे गंगोत्री अस्पताल भवन में अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहीं 4 धाम को देखते हुए ऑर्बिट को भी मद्देनजर देखते हुए स्वास्थ्य उपचार के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट में 2 बेड का अस्पताल तैयार किया गया। जैसे ही अस्पताल तैयार होता है तो हम अपने अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे, जिसको लेकर हमने 32 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए हैं और टेस्टिंग के दौरान सबकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। रुड़की से एक चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। पूरा मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गोल चौराहे के पास का है, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार से चेन स्नैचिंग की। स्कूटी सवार अपनी पत्नी के साथ जा रही थी और तभी हाथ लगाए बैठे बदमाशों ने मौके पर महिला से चेन लूटकर मौके से फरार हो गए। लूट की घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहीं पौड़ी के बीरोखाल क्षेत्र में रोड रोलर अनियंत्रित होकर न्यार नदी में गिर गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। दोनों घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।
और ये रोलर जो है नदी में गिर गया और इस तरीके से दरअसल रफ्तार थी और अनियंत्रित होकर के ये अचानक से रोलर नदी में जा गिरा। रुड़की में आबकारी विभाग को सफलता हासिल हुई है। आबकारी विभाग ने फरार चल रहे नकली शराब फैक्ट्री का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। ये बताया जा रहा है कि थितकी गांव में आबकारी विभाग ने 22 अप्रैल को छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान कई नामी कंपनियों के नाम से नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी थी, जिसमें फैक्ट्री से भारी मात्रा में नामी कंपनियों की खाली बोतलें, रैपर और नकली शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए थे। जिसके बाद मौके से मुख्य आरोपी विपिन फरार हो गया था। आबकारी विभाग की टीम तभी से उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी, जिसके बाद सूचना के बाद आरोपी को कुरड़ी गांव से गिरफ्तार किया गया। और वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और 163 नए संक्रमित मिले, जबकि 323 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामले भी 3000 से कम हो गए। कुल संक्रमितों की संख्या 3,38,807 तक पहुंच चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 24,725 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि देहरादून जिले में 60 मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 26, उत्तरकाशी में 13, अल्मोड़ा में 12, नैनीताल में 11, हरिद्वार चमोली में 9, टिहरी में 6, पौड़ी में 5, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 4, चंपावत में और रुद्रप्रयाग जिले में 2 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक 7,044 मरीजों की मौत हो चुकी है और इस दौरान संक्रमितों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ होने के सक्रिय मामले 3000 से कम होकर 2,964 तक हो गए हैं। वर्तमान में प्रदेश की रिकवरी दर 95.34% और संक्रमण दर 6 के आसपास तक पहुंची है। देश में सोमवार को 42,219 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के आंकड़े अपडेट नहीं हुए। इस दौरान 81,410 लोगों ने कोरोना को मात दी है और करीब 3 महीने बाद कोरोना के नए संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 से नीचे आया। इससे पहले 23 मार्च को 47,239 कोरोना संक्रमित मिले थे। इस तरह पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में करीब 40,000 की कमी रिकॉर्ड की गई है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। सबसे ज्यादा केस 3,44,00,000 केस अमेरिका में आए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सोमवार को 6 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि 4 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 6 नए मरीज मिले हैं, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 3, हिमालयन अस्पताल में 2, दून मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज मिला, जबकि एम्स ऋषिकेश में 2 और हिमालयन अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 457 तक पहुंच गई है, जबकि 81 मरीजों ने की इस दौरान मौत हुई है। 65 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।